बिहार के बच्चों को पूरे कोटा की तरफ से मैं नमन करता हूं, क्योंकि बिहार के उन बच्चों के प्रेम की वजह से ही शायद कोटा की पहचान है और उसकी आर्थिक धुरी में भी बहुत सहयोग करते हैं। जो बिहार के बच्चे होते हैं वो बहुत कर्मठ होते हैं। वो किसी भी विषम परिस्थिति में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत कम संसाधनों में अपनी पढ़ाई को करा है। 100 में से 90 बच्चे ऐसे ही आते हैं, तो उनको किसी भी परिस्थिति में कोटा में रहना पड़े, गर्मी ज़्यादा हो, छोटा कमरा हो, थोड़ा सस्ता कमरा हो, ठीक ठाक खाना हो, वो बहुत आसानी से उसको सर्वाइव करते हैं। क्योंकि कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे दूसरे स्टेट से आते हैं, पर अगर वो बहुत पैम्पर्ड हैं तो उनको परिस्थिति को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। राइट। बिहार के बच्चों को वो टाइम नहीं लगता, किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं पानी की तरह। राइट। और उसके हिसाब से काम करते हैं। बिहार के बच्चे हैं। बिल्कुल बिहार के बच्चे हैं, 100%। 100%। एक वीडियो आई थी, निर्मला सीतारमन कोटा गई थी और पूछ रही थी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, देयर आफ्टर शी टुक नेम ऑफ बिहार एंड द हुटिंग बिहार। आफ्टर लिसनिंग दैट हुटिंग आई सरप्राइज्ड। तो करीब कितने बिहारी बच्चे हैं आपके हिसाब से? कोटा में हमारे पास करीब 18,000 के आसपास बच्चे थे लास्ट ईयर। इस साल और भी ज़्यादा आएंगे। तो कोटा में मेरे को जहाँ तक लगता है 18,000 में से 3,500-4,000 बच्चा बिहार से होगा। 3,500? ज़्यादा भी हो सकता है इससे, मैं एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं, पर हाँ हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आती है उसका करीब 22% हिस्सा बिहार से होता है। हमारे बच्चे इसलिए आगे जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस के साथ भी बहुत लंबे समय तक काम कर पाते हैं। आप बिहार की बात कर लीजिए, उन बच्चों को कोई 2-2 महीने तक छुट्टी मत दीजिए, 15 घंटे काम कराए वो कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर हूँ और वहाँ पर एनवी सर आए थे। एनवी सर आपने जानते ही होंगे एनवी सर के बारे में। कोटा फैक्ट्री बनी थी और कोटा फैक्ट्री में एक जीतू भैया का किरदार आया था। जीतू भैया बहुत चर्चित थे उसमें। कौन है ये जीतू भैया? बाद में पता चला कि ये वही एनवी सर हैं जिनके ऊपर में ये कोटा फैक्ट्री जो है एक मूलतः बेस्ड है। जैसा कि मुझे पता चला है कि आप भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं IIT BHU का ही ग्रेजुएटेड हूँ। Okay. 16 साल बाद इसी कॉलेज में वापस आना, इतना प्रेम मिलना, और अभी मैं सेमिनार भी लेके आया हूँ तो थोड़ा भावुक भी हूँ, पर अद्भुत। और 3-4 साल अमूल्य योगदान दिया होगा अपने जीवन का यहाँ पर, और यहाँ पर बिताया होगा। तो फिर आने के बाद अब कैसा रहा यहाँ का सफर? मतलब सही बताऊँ तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि 16 साल बाद IIT वापस आना, बच्चों से मिलना, बच्चों से इतना प्रेम मिलना, जिन हॉल में बैठ के पीछे सुनते थे उस स्टेज से सभी बच्चों को संबोधित करना। नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। अक्सर मैं आपको बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरें मैं आपको दिखाते रहता हूँ। बच्चों का दर्द दिखाता हूँ, बच्चे कितना संघर्ष करते हैं ये दिखाता हूँ, बच्चे से जुड़ी हुई कठिनाइयाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ और बिहारियों से जुड़ी हुई कठिनाइयाँ भी दिखाता हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर हूँ और वहाँ पर एक सेमिनार चला था। सेमिनार IITian बच्चों की चला था और वहाँ पर एनवी सर आए थे। एनवी सर आपने जानते ही होंगे एनवी सर के बारे में। कोटा फैक्ट्री बनी थी और कोटा फैक्ट्री में एक जीतू भैया का किरदार आया था। जीतू भैया बहुत चर्चित थे उसमें। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2,000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब जीतू भैया का किरदार आया तो लोग जो अचंभित हो गए, कौन है ये जीतू भैया? बाद में पता चला कि ये वही एनवी सर हैं जिनके ऊपर में ये कोटा फैक्ट्री जो है एक मूलतः बेस्ड है। कोटा फैक्ट्री मतलब राजस्थान में जो बच्चे NIT इंजीनियरिंग इस सब की तैयारी करते हैं उसके ऊपर में ये बेस्ड है। उसी दिन से मैं चाह रहा था कि जिस दिन मुझे एनवी सर से मुलाकात होगी मैं आपको ज़रूर एनवी सर को रखूँगा और आपसे रूबरू कराऊँगा। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बिहार से सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं IIT BHU का ही ग्रेजुएटेड हूँ। अच्छा। तो IIT BHU में सिरामिक्स से मैंने 2007 में पास आउट करा है। Okay. 16 साल बाद इसी कॉलेज में वापस आना, इतना प्रेम मिलना, और अभी मैं सेमिनार भी लेके आया हूँ तो थोड़ा भावुक भी हूँ, पर अद्भुत। कैसा रहा सर आपका सफ़र? सबसे पहले यही जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन BHU में आपने यहाँ पर आया, एडमिशन लिया और 3-4 साल अमूल्य योगदान दिया होगा अपने जीवन का यहाँ पर, और यहाँ पर बिताया होगा। तो फिर आने के बाद अब कैसा रहा यहाँ का सफ़र? मतलब सही बताऊँ तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि 16 साल बाद IIT वापस आना, बच्चों से मिलना, बच्चों से इतना प्रेम मिलना, जिन हॉल में बैठ के पीछे सुनते थे उस स्टेज से सभी बच्चों को संबोधित करना और उन्हें कुछ बताना जो मैंने 16 साल में सीखा,
वैसे तो शिक्षक हैं तो रोज़ बोलते हैं, पर आज इस मंच से बोल के शायद भोलेनाथ की कृपा थी कि वो बोल पाया जो शायद मैं मन से मानता हूँ और जो मैं चाहता भी हूँ कि मुझे सुनने वाले उस बात का अनुसरण करें। बाकी सर बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, मैं पूछूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन एक वीडियो आई थी, निर्मला सीतारमन कोटा गई थी, वहाँ पर निर्मला सीतारमन एड्रेस कर रही थी बच्चों से और पूछ रही थी हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, देयर आफ्टर सी टुक नेम ऑफ बिहार एंड द हुटिंग बिहार। After listening that hooting, I surprised that Bihari students are there, and not only there, they are in the number of thousands. So कैसा लगा सर वहाँ के बिहारियों का प्रेम और बिहारी बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं कोटा में तो कैसा लगता है? मेरे हिसाब से बिहार के बच्चों को पूरे कोटा की तरफ से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि बिहार के उन बच्चों के प्रेम की वजह से ही शायद कोटा की पहचान है और उसकी आर्थिक धुरी में भी बहुत सहयोग करते हैं। और बिहार के बच्चों की एक खास बात है कि वो किसी भी विषम, इसलिए नहीं कि मैं बिहार के हैं आप या बिहार का चैनल है या बिहार की बात हो रही है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं वो बहुत कर्मठ होते हैं, वो किसी भी विषम परिस्थिति में पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने शायद बहुत कम संसाधनों में अपनी पढ़ाई को करा है। 100 में से 90 बच्चे ऐसे ही आते हैं, तो उनको किसी भी परिस्थिति में कोटा में रहना पड़े, गर्मी ज़्यादा हो, छोटा कमरा हो, थोड़ा सस्ता कमरा हो, ठीक ठाक खाना हो, वो बहुत आसानी से उसको सर्वाइव करते हैं और अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बिहार की इस भावना को, क्योंकि कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे दूसरे स्टेट से आते हैं पर अगर वो बहुत पैम्पर्ड हैं तो उनको परिस्थिति को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। राइट। बिहार के बच्चों को वो टाइम नहीं लगता, किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं पानी की तरह। राइट। तो जैसा भी कंटेनर हो वैसा अपना प्रारूप बना लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। ये बिहार के बच्चे हैं। बिल्कुल बिहार के बच्चे हैं, 100%। तो कोटा में सर आपने कई हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं और आपकी ऑफलाइन बैच है वहाँ पर, तो करीब कितने बिहारी बच्चे हैं आपके हिसाब से? कोटा में हमारे पास करीब 18,000 के आसपास बच्चे थे लास्ट ईयर, इस साल और भी ज़्यादा आएंगे। तो कोटा में मेरे को जहाँ तक लगता है 18,000 में से 3,500-4,000 बच्चा बिहार से होगा। 3,500? ज़्यादा भी हो सकता है इससे, मैं एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं, पर हाँ हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आती है उसका करीब 22% हिस्सा बिहार से होता है। 22%? मैं इसलिए बातचीत करता हूँ कि बिहार से हूँ और बिहार के बारे में बातचीत नहीं करूँगा तो सरासर नाइंसाफ़ी होगा, इसीलिए मैं बिहार के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। बाकी अब इंडिया के लेवल में बातचीत करता हूँ क्योंकि ये रेबल न्यूज़ इंडिया है तो इंडिया की ज़रूर बातचीत होगी। सर आपने एक कहा था एक सेमिनार में कि जो माइक्रोसॉफ्ट है या वहाँ पर अमेरिका में जो है जो इंडियन होते हैं, कुछ भी बनता है, सेलफोन बनता है, एयरक्राफ्ट बनता है, कुछ भी चीज़ बनता है, तो उसमें 36 to 37% इंडियंस में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा योगदान सब जगह है, क्योंकि जैसे आपने बिहार के लिए भी पूछा वैसे ही बात है कि हमारे किसी भी स्टेट के किसी भी बच्चे को देखोगे तो उसमें ज़्यादा काम करने की क्षमता होगी, स्ट्रेस झेलने की क्षमता होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम को मैं कहता हूँ बहुत परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ाने की प्रणाली में कि हम उन पे स्ट्रिक्ट होते हैं। राइट। वो होना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं उसका वो नहीं हूँ कि हम बिल्कुल ऐसा कर दें कि बच्चे पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस आएगा तो आगे बढ़ पाएगा ना। हमारे बच्चे इसलिए आगे जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस के साथ भी बहुत लंबे समय तक काम कर पाते हैं। आप बिहार की बात कर लीजिए, उन बच्चों को कोई 2-2 महीने तक छुट्टी मत दीजिए, 15 घंटे काम कराए, वो कर लेते हैं। बिहारी बच्चे तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते ही हैं क्योंकि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, कहीं भी हो, हर फील्ड में बिहारी का जो दबदबा रहता है हर जगह रहता है। इसलिए मैं बातचीत करता हूँ। अब ये ना हो कि यूपी में आए हैं तो कई लोग कहेंगे कि नहीं यूपी में आए हो बिहार की बात क्यों करता हूँ। कोई बात नहीं, होता है, ये दबदबा है तो बातचीत करूँगा। बाकी सर हम बातचीत करना चाहते हैं कि कोटा की जो स्थिति है, कई लोग कहते हैं कि ये बिहार को जो है बिहारी को शर्म करना चाहिए कि बिहारी बच्चे जो है कोटा में इस तरह से जाते हैं, कोटा में बिहारियों बच्चे की इस तरह से भीड़ होती है, इस तरह से कई लोग कहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बातचीत हो। सरकार इस पर कब ध्यान देगी, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको किस तरह से लेना चाहिए बिहारियों बच्चे के लिए, या जो इंडिया के जो बच्चे हैं उसको कैसे तैयार करना चाहिए, सरकार को इस पर कैसे ध्यान देना? मेरे हिसाब से जो आपने प्रश्न पूछा, मैं अभी पहले अपना जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उसमें सरकार से एक तो मेरा अनुरोध ये है कि शिक्षण संस्थाएं जो कोचिंग चलाते हैं उनको हमें कॉम्पिटिटर ना माना जाए स्कूल का। हम एक ऐसी एकेडमीज चलाते हैं जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं। जो स्कूल करिकुलम है, जो K-12 एजुकेशन है, वो उनको बोर्ड्स के लिए तैयार करता है। तो अगर किसी भी स्कूल में कोई बच्चा ऐसा है जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, तो सरकार खुद उनको प्रेरित करती है कि वो ऐसी अच्छी अच्छी एकेडमीज में जाएँ ताकि वो नेशनल लेवल पर खेल पाएँ। मैं कह रहा हूँ कि हम भी वही हैं,
अगर बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करानी है तो हम कोई K-12 के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम लोग प्रैक्टिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाले लोग हैं। उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। जो ये नहीं कहता कि स्कूल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल का वो फोटे ही नहीं है। स्कूल का फोटे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, बोर्ड के लिए तैयारी कराना है। हमारा फोटे सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। तो उस अंतर को समझें और हमारे को भी पूरा सम्मानपूर्वक शैक्षणिक संस्थाओं का दर्जा दिया जाए, ताकि बच्चों पर जो 18% GST लग रही है उसे हटाया जाए। दूसरी बात, ये बहुत छोटे स्तर पर शिक्षा की बात हो जो सिर्फ कोचिंग संस्थानों को लेकर हम कर रहे हैं। रही बात शिक्षा प्रणाली की, तो देश में शिक्षा प्रणाली, जैसे कि मैंने अभी मंच के माध्यम से बोला, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा रियलिटी में जितना बदलाव पिछले 50 साल में आना चाहिए था उतना नहीं आया। अब मैं कह रहा हूँ शिक्षा में ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जो सीख रहा है उसी को अप्लाई करके वो अपना जीवन पूरा नहीं निकाल सकता। हर 5 साल में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए ताकि हम बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर पाएँ कि उनमें ये कैपेबिलिटी बिल्ड करें कि वो हमेशा नई चीज़ को सीखकर उसे अप्लाई करने की क्षमता रहे, मतलब उनके अंदर का विद्यार्थी हमेशा जिंदा रहे। ये कैसे उनमें इनकॉर्पोरेट करना है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। इट शुड नॉट बी ओनली नॉलेज डिलीवरी, इट शुड बी द kind of process and mechanism so that we should teach students that how they will be able to learn new things, right, and they should be able to apply it for the entire of their life. Then they will only excel. So that should be the part of curriculum. दैट शुड बी देयर। एंड सर कुछ और चीज़ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। जब कोटा फैक्ट्री बनी थी, बहुत सारे बच्चे इवन कि बिहार में जो है आपको अब जीतू भैया के नाम से ही बुलाते हैं लोग। बिल्कुल और बच्चे तो कहते हैं जीतू भैया से मुझे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है जीतू भैया से, कहाँ पढ़ना है तो जीतू भैया से। तो कोटा फैक्ट्री आई थी, सब ने देख लिया जीतू भैया का किरदार, लेकिन आपके हिसाब से अगर पूछा जाए तो क्या चीज़ मिस कर गई उस कोटा फैक्ट्री में? बहुत सारी चीज़ें उसमें मिस हुई हैं, क्योंकि वो एक मेरे हिसाब से ड्रामा बनाया गया है। तो उसमें पर कुछ चीज़ें अच्छी लगी। जो बेस्ट पार्ट है मैं आपको बता सकता हूँ, उन्होंने जो ये बताया है कि जीतू भैया रियलिटी पे केयर करते हैं एवरेज बच्चे की। मैं उससे बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे बिलीव नहीं करता कि सिर्फ टॉपर्स पे फोकस करा जाए, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय क्लास का एवरेज बच्चा था। मेरा लक्ष्य ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार का एवरेज बच्चा सफलता का स्वाद चखना चाहिए। टॉपर तो बिल्कुल अलग होते हैं, शायद 2 लाख में से 2-5 अलग होते ही होते हैं। उन पे मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, पर शायद उनको सफलता के दौर तक पहुंचा के हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उनको ला सके। वो बात थोड़ी सी उसमें अच्छी दिखाई है। बाकी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को लेके मैं बहुत इनोवेट कर रहा होता हूँ, वो पार्ट उसमें नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जीतू भैया करते हैं जो मैं नहीं करता हूँ। सिगरेट पीना, ये करना, टू बी ऑनेस्ट मैं वो सब नहीं करता हूँ। पर ठीक है, क्योंकि ड्रामा को रोचक बनाना था तो उन्होंने करा है। क्योंकि बहुत मज़ेदार था जब वो किरदार आया जीतू भैया। कौन है भाई जीतू भैया? एक एनवी सर हैं और उन्हीं पर ये बेस्ट लिखा है। तो मुझे लगा वाह, एनवी सर, उसी दिन जरूर मिलूंगा एनवी सर से कभी और इस बारे में पूछूं क्या नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें दिखा दिया क्या नहीं है, ये मुझे जानने की ज़्यादा इच्छुक थी। बाकी जो सर जो बच्चे NIT ये IT की तैयारी करते हैं, NIT का तैयारी करते हैं, वो काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे उन लोगों को समस्या भी हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, इतना अध्ययनरत हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? मेरे हिसाब से डिप्रेस होने की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। हालांकि कहना बहुत आसान है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए 2 बातों पे ध्यान रखें कि सिर्फ आपको अगर निरंतर पढ़ते रहना है तो कई बार हम डिमोटिवेट होते हैं दूसरे के नंबर देख के। हमें डिमोटिवेट सिर्फ तब होना है जब हम अपने से बेहतर ना कर पाएँ। जो हमने कल करा था उससे बेहतर हमें आज होना चाहिए। तब थोड़ा सा सोचें कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ आपके डिप्रेशन की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आपकी काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो बच्चों को यही बोलूँगा, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं क्या और बेहतर करूँ कि मैं कल से बेहतर खुद को आज पाऊँ। जब इस बात पे फोकस करेंगे तो आप निरंतर खुद पे काम करेंगे, और विश्वास मानिए जब खुद पे काम करेंगे तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और डिप्रेशन नाम की चिड़िया उड़ जाएगी। हम डिप्रेशन में तब आते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं। खुद से लड़ाई जीतनी है, रोज़ जीतेंगे तो ये एग्जामिनेशन तो बहुत छोटी सी बात है, आप ज़रूर पार कर लेंगे। हमारे साथ NV सर मतलब जीतू भैया हैं, और जीतू भैया से तो आप इनको जानते ही हैं कि जीतू भैया किरदार कितना फेमस हो चुका है। बाकी अभी IIT के बच्चे जो है यहाँ पर सेमिनार चला था, मोशन जो है इंस्टीट्यूट जो कोटा में है, उनके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। और मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो बच्चे भी प्रिपरेशन करते हैं, IIT की प्रिपरेशन करते हैं, NIT की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी अपने लिए जो है समय ज़रूर निकालें, क्योंकि अपने लिए समय नहीं निकाले तो सर उनका जो एक कुछ दिन के बाद मनोस्थिति होता है काफ़ी वो बिगड़ जाएगी। हाँ, तो मनस्थिति अच्छी रखनी है तो स्वयं को अपन ऐसा बोलें, चिंतन करें, चिंता नहीं करें। हम बच्चों को यही बोलते हैं कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए,
कि चिंतन करिए, चिंता मत चिंता मत करिए। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी राह दिखाओगे। और उसी पर सर आपका मीम बहुत वायरल होता है इसी चीज़ पर, बच्चों को जब आप एंटरटेन कराते हैं, सुंदर कन्या इस पर सर आपका क्या ख्याल है? क्या तो पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली बिकॉज टफ पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स टफ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड कीप एंगेजिंग स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो एंटरटेन आवर सेल्फ, राइट। जब भी हम क्लास में घुसे तो हमारे लिए बोझ नहीं होना चाहिए, वो एक एंटरटेनमेंट का साधन भी होना चाहिए, एड्यूटेनमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली सुंदर कन्या इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बिकॉज अब क्योंकि सब टीन एज है, उनसे कभी भी शादी की बात करेंगे, सुंदर कन्या की बात करेंगे तो सब मुस्कुराएंगे। तो एक फन वे में बच्चे को हमेशा एंगेज रखने के लिए सबसे ज़्यादा मीम जो आपका वायरल हुआ वही सुंदर कन्या हो रही है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो बस ये कहूँगा कि जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सुंदर कन्या के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि अभी हमें सुंदर कन्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, चलिए सर, हमको सर लास्ट में आप एक इंसिडेंट जो है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कोई एक अपने जो लाइफ जो आपने यहाँ पर स्पेंड किया उससे रिलेटेड कुछ बता दीजिए। वैसे तो बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि कॉलेज में रह के मैंने, मतलब इतनी सारी यादें जो शायद हम भुला नहीं सकते। बच्चों को भी हमेशा बोलते हैं कि इससे पहले के 4 साल, इससे 4 साल के बाद 4 साल, कभी भी ऐसे 4 साल नहीं आते हैं। जो एक पहला मोमेंट मेरा था कि मैंने कोटा पॉइंट यहाँ पे कोचिंग चालू करी BHU में रह के, और यहीं कॉलेज में रहता था। तो जब उस कोचिंग पे पहली बार 100 बच्चे हुए और वो मेरे हॉस्टल पे आए, राइट, तो वो मोमेंट मेरे लिए गूज बम्स देने वाला था कि 100 बच्चे आ गए। 100 बच्चे आ गए। और तो मतलब वो अपने आप में एक बहुत गूज बम्स देने वाली बात थी कि अपने IIT में जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे इतने सारे बच्चे आए और उन्हें सम्मान दिया, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ये आपकी लाइफ की स्टोरी। चलिए, धन्यवाद आप सभी को, और सर आपको भी मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। और जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आइएगा ज़रूर, अगर मौका मिले तो आइए, BHU आइए, पढ़िए, यहाँ पर तैयारी करिए और ज़रूर देश के लिए कुछ नाम करिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.